नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत गंभीर विषय की, और वो गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मैदान में, जो कि सरकारी मैदान है, नुज़ूल की ज़मीन उसको मान लीजिए, उस पर गणेश महोत्सव का स्टे लगा दिया है। अब मामला देखिए कि लैंड रिकॉर्ड में वो सरकारी भूमि चढ़ी हुई है, वक्फ रिकॉर्ड में वो ईदगाह चढ़ी हुई है। अब इनका झगड़ा हो रहा है, और सिंगल जज ने कहा कि पहले, मतलब हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कहा कि पहले हाई कोर्ट पहले आप उसका स्टेटस ख़त्म कर लीजिए। डिवीज़न बेंच में उसकी लेटेस्ट पिटीशन गई। उस पिटीशन में डिवीज़न बेंच ने उसमें कहा कि भाई अनुमति दी जा सकती है, 2 दिन के लिए फेस्टिवल मनाने पर कोई बुराई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो काम 200 साल से नहीं हुआ वो अब आप अचानक क्यों करने चल दिए, इसलिए स्टे कर दिया। तो आखिर वो ज़मीन कैसे ईदगाह बनी और क्या क्या प्रकरण हुआ और समस्याएं कहाँ पर आई, इस पर हम लोग चर्चा अभी करेंगे। बहुत गंभीर विषय है और पूरे देश के विषय हैं ये। मुझे लगता है कि पूरे देश में रामलीला मैदान, पूरे देश में जो प्लेग्राउंड्स हैं, उन सब में लगभग 90% 70% में मान कर चलूँ, उनमें इस प्रकार का डिस्प्यूट खड़ा कर दिया गया है। अब रामलीला मैदान में क्या चल रहा है? रामलीला मैदान तो उनके नाम से होते हैं, लेकिन वो कहीं रिजवी ग्राउंड बन गया, तो कहीं वो ईदगाह ग्राउंड बन गया, तो कहीं वो कुछ और बन गया। इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको सल्यूशन भी बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन जगहों को हम कैसे बचा सकते हैं, आपके पूजा स्थलों को कैसे बचाया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी नंबर आप लोग अगर अपडेट करना चाहें अपने आप को, क्योंकि सितंबर में फिर से इसकी डेट है 15155/2022। ये एसएलपी सिविल नंबर है 15,155/2022। केस का नाम है द सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स। दूसरा इसमें कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ है, इसको सामान्यतः पूरे देश में वक्फ बोर्ड कहा जाता है। तो वक्फ बोर्ड का ये केस है। हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ लोग सरकार से परमिशन मांगने गए कि भाई इस पर मुझे परमिशन दे दी जाए, ताकि हम यहाँ पर गणेश महोत्सव मनाना चाहते हैं। गणेश महोत्सव आप जानते हैं कि पूरे देश में अब मनाया जाने लगा है, खासतौर से दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में खूब मनाया जाता है। राज्य सरकार ने, या जो कमिश्नर था, उसने उसकी अनुमति देने की बात कर दी। वो बात चैलेंज हो गई ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के सिंगल जज ने उसमें कहा कि भाई ये वक्फ चढ़ी हुई है, ज़मीन वक्फ बोर्ड पर चढ़ी हुई है, ईदगाह उस पर चढ़ी है, इसलिए राज्य सरकार अगर इसमें अनुमति देना चाहती है तो राज्य सरकार पहले इसका स्टेटस चेंज करे, उसके बाद वो दे सकती है। मामला डिवीज़न बेंच में चला गया। लेटर्स पिटीशन कहते हैं, सेम हाई कोर्ट में जब सिंगल जज ने डिसाइड किया हो और मामला अति महत्वपूर्ण हो तो लेटर्स पेटेंट पिटीशन उसको कहते हैं, वो चीफ जस्टिस को कहा जाता है। चीफ जस्टिस उस पर डबल बेंच बना देता है, या आवश्यकता पड़ी तो फुल बेंच बना देता है, यानी कि 3 जजों की बेंच बना देता है। डबल बेंच ने इस मामले में ये कहा कि भाई इसमें अनुमति देने में कोई समस्या नहीं है और अनुमति दी जा सकती है, 2 दिन का गणेश महोत्सव इस पर मना लिया जाए। हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ये करते हुए कहा गया कि साहब पिछले 200 वर्षों से इस पर कभी गणेश महोत्सव नहीं मनाया गया, इसलिए अब इस जमीन पर गणेश महोत्सव नहीं बनाया जा सकता, ये तो वक्फ की जमीन है। अब दुष्यंत दवे प्रस्तुत हुए वक्फ बोर्ड की तरफ से, और दूसरे कपिल सिब्बल प्रस्तुत हुए, और इनका एक ही तर्क कि साहब वक्फ पर चढ़ी हुई है। और वक्फ की खास बात यह है कि वक्फ एक्ट के अनुसार, ये 1995 के एक्ट की बात करते हैं, उसके सेक्शन 5 की इन्होंने चर्चा की इसमें, और ये कहा गया कि वक्फ एक्ट के अनुसार अगर कोई ज़मीन पर एक बार वक्फ चढ़ गई तो उसका स्टेटस कभी चेंज नहीं किया जा सकता। और राज्य सरकार इस पर गणेश जी की वो प्रतिमा रखवाना चाहती है। दूसरा, दुष्यंत दवे ने जो आर्गूमेंट किया, उस आर्गूमेंट में उन्होंने कहा कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देख लीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार अगर कोई ज़मीन पर एक बार कोई
स्टेटस मेंटेन हो गया है तो उसका स्टेटस चेंज नहीं किया जा सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप सरकार के पास भी अनुमति अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया। अब जो 200 वर्ष का फॉर्मूला रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस 200 वर्ष के अनुसार स्टेटस को मेंटेन कर दिया कि आज की तारीख में वहां मैदान खाली पड़ा हुआ है, उसको खाली बना रहने दीजिए, आप कहीं और भी पूजा पंडाल लगा सकते हैं, वहां पर पूजा कर लीजिए। तो 200 वर्षों की बात जो कही गई वो अपने कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि 200 वर्ष पहले पाकिस्तान भी नहीं बना था। पाकिस्तान तो 75 साल पहले बना, और 200 वर्ष पहले हिंदू और मुसलमान, मतलब पाकिस्तान भी बृहत्तर भारत का हिस्सा था और मुसलमान भी यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट हुआ करते थे। लेकिन अभी पाकिस्तान बन गया तो क्या कोर्ट को ये अधिकार है कि वो कहे कि पाकिस्तान ही गलत बना? मैं आपको बताऊं, एक सज्जन ने हमको मेल लिखा, उस मेल में उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया 1947 से पाकिस्तान बनाया गया, अगर केंद्र की सरकार इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया 1947 को रिपील कर दे तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भारत सरकार का अधिकार हो जाएगा? बात बड़ी मजेदार है। हम सॉवरेन है, कर सकते हैं। हालांकि वो एक्ट इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने पास किया था, भारत के विभाजन को लेकर, भारत के विभाजन का कानून था। लेकिन कौतूहलता है कि भाई अब अगर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया 1947 भारत के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए और वो यही कह दे कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया 1947 की फला क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भारत का अधिकार हो जाना चाहिए लीगली, और भारत सरकार अपने को, मतलब पाकिस्तान को अपने नक्शे में दिखा लेना चाहिए। ये इस तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि 200 वर्ष का फॉर्मूला कितना चरितार्थ भारत में होता है। 200 वर्ष का फॉर्मूला अगर चरितार्थ हो तो फिर मुगलिया सल्तनत भी भारत में स्थापित हो जानी चाहिए, मुगल शासन यहाँ स्थापित होना चाहिए, अंग्रेजी शासन यहाँ से जाना नहीं चाहिए, अंग्रेजों का भी यहाँ पर अधिकार होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आने लगते हैं। खैर, ये जब आर्गूमेंट हुआ तो उस आर्गूमेंट में जो राज्य सरकार ने कहा कि साहब ये जमीन पर 15 साल पहले भी इस तरह का एक डिस्प्यूट आया था, उस पर एक कमेटी बनाई गई थी। ये जो पिटिशनर हैं, वक्फ बोर्ड भी उस कमेटी का हिस्सा हुआ करता था, और ये कहा गया था, उस कमेटी ने जो निर्णय लिया था वो निर्णय ये लिया था कि शिवरात्रि का महोत्सव है या फिर दुर्गा पूजा का महोत्सव है या और इस प्रकार के जो महोत्सव होते हैं वो इस जमीन पर मनाए जा सकते हैं। अब स्टेटस इसका समझिए जो राज्य सरकार कह रही है। इसमें एक पानी की टंकी लगी हुई है सरकारी, जो हम सब जानते हैं, मैदान पड़े होते हैं, उन मैदानों में सरकारी टंकियां लग जाती हैं। इसमें सरकारी टंकी लगी हुई है पानी की। दूसरा, मैदान के चारों ओर एक फुटपाथ बना हुआ है और बीच का मैदान खाली है जहां बच्चे दिन भर क्रिकेट खेला करते हैं या गुल्ली डंडा खेलते होंगे, मतलब बच्चे खेला करते हैं। किसी समय पर वक्फ बोर्ड ने ये जमीन अपने नाम चढ़ा ली, ईदगाह के नाम से, कि ये ईदगाह है। अभी किसी को मालूम नहीं है। और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड मतलब सरकार की जो जमीनें रहती हैं वो सब रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो मेंशन करते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड और स्टेट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री के पास एक स्टेट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट होता है, राज्य संपत्ति विभाग। आप देखेंगे कि जो सरकारी गाड़ियां होती हैं, सचिवालय की गाड़ियां होती हैं, वो उस पर लिखा होता है राज्य संपत्ति विभाग। आप गाड़ियां निकलेंगी तो आप देख लीजिए कि सरकारी गाड़ी जो होगी उस पर राज्य संपत्ति विभाग लिखा होना चाहिए, वो राज्य की संपत्ति होती है। तो चल और अचल दोनों ही राज्य संपत्ति विभाग उसको मेंटेन करता है। जो जमीन नुजूल की है, नुजूल की लैंड हम उसको कहते हैं जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, जिस पर किसी का नाम नहीं चढ़ा हुआ है, वो जमीन नुजूल की जमीन कहलाती है। भले ही वो किसी के पोजीशन में रही हो, भले ही उस पर लीज कभी की गई हो, भले ही उस पर कुछ और किया गया हो, लेकिन वो लीजें खत्म हो गई या नवाब खत्म हो गया या राजा खत्म हो गया या जमींदारी खत्म हो गई। अब जो जमीनें उसके पास थीं वो सारी जमीनें नुजूल की जमीनें हो गई। वो जमीनें, नुजूल की जमीन का मतलब है वो राज्य सरकार की जमीन है। राज्य सरकार उन जमीनों को दोबारा अलॉट कर सकती है, बेच भी सकती है, उसका जो यूज़ है वो भी चेंज कर सकती है, अपना इंस्टीट्यूशन भी बना सकती है, पानी की टंकी बना सकती है, या वहाँ वाटर पंप लगाया जा सकता है। बहुत कुछ काम राज्य सरकारें उस पर करती हैं।
कुल मिलाकर नुजूल की जमीन जो खाली पड़ी हुई है वो राज्य सरकार अपने रिकॉर्ड्स पर उसको नुजूल चढ़ाता है और वो राज्य की संपत्ति कहलाती है। उसका यूज या किसी डिपार्टमेंट को जब वो ट्रांसफर कर देगा तब वो डिपार्टमेंट उस संपत्ति के ऊपर बैठता है। सपोज वो नगर महापालिका को ट्रांसफर कर दे तो नगर महापालिका आ जाती है। यहाँ पर बीबीएमसी है, बृहन बेंगलुरु महानगर पालिका, तो बीबीएमसी को अगर वो दे देगी तो बीबीएमसी उसको मेंटेन करने लगता है। कुल मिलाकर ये एक मैदान है जो खाली पड़ा हुआ है और इस पर बच्चे क्रिकेट खेला करते हैं। इस पर तमाम तरह के कार्यक्रम शुरू से होते आए हैं और डिस्प्यूट मुसलमानों ने इस पर खड़ा करना शुरू कर दिया है। अब उनके भी जलसे इस पर होते होंगे और हिंदुओं के भी उस पर सारे त्योहार होते हैं या उसका यूज होता है। 15 साल पहले या उससे पहले वक्फ बोर्ड ने ये जमीन अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन कर ली। तो एक तरफ तो राज्य सरकार के पास वो मेंशन्ड है उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, जो राज्य संपत्ति है, मुख्यमंत्री जिसका कस्टोडियन होता है, और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने उसको ईदगाह चढ़ा लिया। ईदगाह चढ़ाने के बाद वक्फ का एक नियम है। वक्फ का नियम यह है कि वक्फ बोर्ड के सदस्य किसी जमीन पर क्लेम करते हैं। क्लेम करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो राज्य सरकारें हैं उनके कोई एक कमेटी होती है, वो कमेटी उसको देखती है, जो राज्य संपत्तियां देखती है, वो कमेटी उस पर स्वीकृति दे देती कि हाँ ये है आपकी। उसके बाद वक्फ उसको अपने रिकॉर्ड्स पर चढ़ा लेता है। वक्फ अपने रिकॉर्ड पर जब उसको चढ़ा लेता है तो वक्फ उसकी कस्टडी ले लेता है। वक्फ पर चढ़ने के बाद वक्फ एक्ट 1995 की धारा 5(2) के अनुसार वो एक बार चढ़ गई तो वो वक्फ हो जाती है। हालांकि अगर आपको चैलेंज करना है तो फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में उसका चैलेंज किया जा सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल से आप सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये प्रोसीजर है उसको चैलेंज करने का। वक्फ बोर्ड ने ये जमीन किसी समय पर अपने रिकॉर्ड्स में चढ़ा ली और चढ़ाने के बाद वो चुपचाप बैठ गए। ऐसी कोई जमीन अगर चढ़ाई गई है तो 6 महीने के अंदर क्लेम होना चाहिए, ऐसा भी वक्फ एक्ट कहता है 1995 वाला। ये चैलेंज किसी ने नहीं किया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आपने चुपचाप उसको चढ़ा लिया तो कौन चैलेंज करने वाला। और यूज लैंड का हो ही रहा है, बच्चे उस पर क्रिकेट खेल ही रहे हैं, जमीन खाली पड़ी हुई है, राज्य सरकार अपने हिसाब से उस पर काम कर ही रही है, उसने पानी की टंकी लगाई ली, उसने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उस पर लगा ही लिया है। तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ सकती कि जमीन जो है जब तक उस पर बाउंड्री ना खींच ली जाए, जब तक उसका पोजीशन न ले लिया जाए कि ये वक्फ की जमीन है। लेकिन वक्फ ने धीरे से उसको चढ़ाकर चुपचाप बैठ गया। अब राज्य सरकार उस पर जो अनुमति देती है, क्योंकि नुजूल की जमीन है, तो कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो दुर्गा पंडाल रखा जाए, चाहे वो शिवरात्रि का महोत्सव रखा जाए, चाहे वो रामलीला का काम किया जाए, या फिर इस प्रकार के गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव मनाया जाए, इसके लिए राज्य सरकारें उस पर अनुमति देती हैं। राज्य सरकार के पास अधिकार है इस प्रकार का, क्योंकि जमीन नुजूल की पड़ी हुई है तो आपको अनुमति, और आप अगर अपनी जमीन पर भी करना चाहते हैं तो भी राज्य सरकार अनुमति देती है, क्योंकि आप इकट्ठे नहीं हो सकते किसी स्थान पर। राज्य सरकार ने अनुमति दे दी होगी, ईदगाह या वक्फ बोर्ड को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला आगे बढ़ेगा। एक तो मैंने जैसे कहा कि 2-3 बातें इसमें चैलेंज हुई हैं। अब वक्फ का इलाज क्या है? वक्फ एक्ट 2013 में और खतरनाक कर दिया गया और वक्फ को ट्रिब्यूनल का या इंडिपेंडेंट बॉडी का, ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दे दिया मनमोहन सिंह सरकार ने। जब ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दे दिया तो अब वक्फ को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। वक्फ के ऑर्डर को अब हाईकोर्ट लेकर जाइए, कितने लोग वक्फ के ऑर्डर को हाईकोर्ट चैलेंज कर लेंगे, और किसको पड़ी है कि ये सरकारी जमीन को लेकर वो हाईकोर्ट चला जाए। और सरकारों की निष्क्रियता, अधिकारियों की निष्क्रियता हम सब देख ही रहे हैं। अधिकारियों को अगर इतनी चिंता होती तो ये जो भारत भर में जो माफिया काम कर रहा है, या जो ज़मीन का माफिया है, भूमाफिया है, भूमाफियाओं का स्थान ही नहीं था। क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी ज़मीनों को चिन्हित करके और उस एरिया का लेखपाल, उस एरिया का तहसीलदार, उस एरिया का कानूनगो या जो भी कस्टोडियन उस मोहल्ले का रहता है, वहाँ का सचिव रहता है, वो अगर इनको सही से मेंटेन करता और शिकायतें करके इन ज़मीनों पर कब्जा न होने देता तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं होती। लेकिन सरकारी कर्मचारी की आप हालत देख रहे हैं, उसको केवल
कुछ कन्विंस कर लीजिए, कुछ मालशूल समझ लीजिए, वो चुपचाप कहता है आप करो जाके, हमसे क्या लेने देना, जब कभी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या कोई बड़ी पार्टी उठकर आएगी तब हम इस पर चर्चा कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा दी गई अनुमति के बाद चैलेंज जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई वहां स्टेटस क्या है, तो राज्य सरकार ने कहा कि वहां स्टेटस अभी कुछ हुआ नहीं है क्योंकि मामला डिस्प्यूटेड था और अभी त्योहार सामने खड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह कह दिया कि भाई पिछले 200 वर्ष से उस पर पूजा नहीं हुई, इसलिए आप कहीं और पूजा कर सकते हैं, और इसकी तारीख सितंबर में लगा दी कि भाई इस पूरे इशू को हम सुनना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि आपका रामलीला मैदान देख लीजिएगा कहीं वक्त पे तो नहीं चढ़ गया। आपके यहाँ होने वाली शिवरात्रि का जो मैदान, शिव पूजन के लिए जो मैदान मंदिर के बाहर पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं वक्फ ने अपने नाम चढ़ा लिया हो। आपके यहाँ जो प्ले ग्राउंड्स मैदान पड़े हुए हैं, नुजूल की जमीन पड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं कहीं वक्फ ने चढ़ा दिया हो। उसको चैलेंज करना पड़ेगा और इस तरह के मुद्दों को इकट्ठा करना पड़ेगा। आपके पास अगर आते हैं, आप हमको मेल कर दीजिए, मैं उस राज्य सरकार को फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा। उसके जो कागज आपके पास हैं, पिछले 100 साल का, 150 साल का स्टेटस निकालना पड़ता है, वो ज़मीन कब कैसे आई और ज़मीन नुजूल कैसे बनी थी, ज़मीन किसके कब्जे में थी, कैसे वक्फ घोषित हुई, ये सब कागज आपको 100-200 साल के, 150 साल के निकालने पड़ते हैं और उसके बाद ही इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। आपके अगर आपको समझ में आता है कि आपके पास इस तरह का कोई आपका रामलीला ग्राउंड कब्जा करके रखा गया है, तो एवे ही हमको मत लिखिए कि हम सब हमारा कब्जा कर लिया गया। आप उसके डॉक्यूमेंट निकालकर थोड़ा एफर्ट करिए। रिकॉर्ड रूम होता है हर जिले का, जिले के रिकॉर्ड रूम, उसको मुहाफिज खाना भी कहते हैं। आप मुहाफिज खाने में या रिकॉर्ड रूम से उसका 100 साल का, 150 साल का स्टेटस निकालिए, उसकी जो प्रॉपर्टी जैसे चली थी अभी निकालिए और आज का स्टेटस निकालिए, इन दोनों का। दूसरा, उसके जो बंदोबस्त हुए होंगे, यानी कि कंसोलिडेशन हुआ होगा, तो उसके नंबर चेंज होते रहे होंगे। आज हो सकता है उसका नंबर 40/5 हो, उससे पहले उसका नंबर 30/5 था, उससे पहले हो सकता है जब कागज बने थे तो उसका नंबर 5 था केवल, उससे पहले हो सकता है कि कुछ और नंबर हो। तो जितने बार बंदोबस्त हो चुका होगा, जितने बार कंसोलिडेशन हो चुका होगा, या नगर महापालिका का रिकॉर्ड मेंटेन हुआ होगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिकॉर्ड मेंटेन हुआ होगा, जिला पंचायत का रिकॉर्ड मेंटेन हुआ होगा, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन हुआ, जितने बार सर्वे हुआ होगा, हो सकता है उतने बार उसका नंबर चेंज हो गया हो। तो आज के सर्वे का, आज का जो नंबर है उससे पुराना सर्वे देखिए, उस समय क्या नंबर था, उससे पहले उसी के आधार पर उससे पुराना सर्वे देखिए। तो ऐसे करके सर्वे देखते जाएंगे तो आपको पिछले 4-5 सर्वेओं में, या बंदोबस्त जिसको कहते हैं, उन बंदोबस्त में उसका स्टेटस 1947 का मिल जाएगा। फिर वहां से लैंड रिकॉर्ड आप पुराने रिकॉर्ड रूम में जाकर उसको निकाल सकते हैं और निकालकर उसको देख सकते हैं। हमारे देश में ये खूब चल रहा है। जहां रामलीला मैदान बिल्कुल फिक्स है, वहां उन्होंने साहब पहले कुछ लोग आए, कुछ लोग बैठते हैं, वो पंचर की दुकान खोल ली, पंचर के बाद वो कुछ और वहां टायर उर रख लिए, फिर कोई एक चाय की दुकान खोल ली, किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे से वहां उसने टीन टप्पर डाल लिया, फिर एक दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, और फिर वहां पर वो संडे की बाजार लगाने लगे। संडे के बाद वो हफ्ते में 3 दिन की बाजार लगाने, 3 दिन के बाद उन्होंने फिर वहां पक्का टम्बे गाड़ लिए, रोज लगाने लगे, और फिर उन्होंने टीन टप्पर डालकर कब्जा कर लिया। अब रामलीला मैदान कब्जा उनका है। हम केवल इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि साहब अगर 3 दिन की बाजार इसमें है तो आप रोज आइए, दुकान लगाइए और चले जाइए, लेकिन वो उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर रखे हैं। ये बहुत बड़ी समस्याएं भारत की हैं, इनको सबको ध्यान देना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा, तभी ये हो सकती है। किसी एक व्यक्ति या सरकार के करने के ये काम नहीं है। मैं आग्रह आप सबसे कर रहा हूं कि सब लोग इसमें लगिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।